अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सोच रहे होंगे मैंने आज मुंह क्यों छुपाया हुआ है। इसकी वजह यह है कि मुझे रात को ख्वाब में कायद-ए-आज़म तशरीफ़ लाए मेरे ख्वाब में। मुझे कहने लगे उठो, पूरी कौम सो रही है, तुम भी सो रहे हो। मैंने कहा जी मैं उठने ही वाला था। उन्होंने कहा उठो, देखो ये सब क्या हो रहा है भाई, ये पाकिस्तान मैंने ये पाकिस्तान बना के दिया था। मैंने कहा जी मैं तो तब था ही नहीं जब पाकिस्तान बना था, मेरी तो इतनी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जिम्मेदारी है, जो नहीं थे उनकी भी है, जो अब होंगे उनकी भी है। जिम्मेदारी तो तुम ही लोगों की तो है। आगे बढ़ो, संभालो ये बेईमानियां, ये करप्शन, ये मिलावट, ये बदनवानियां, ये रिश्वत, ये सिफारिशें, इन्हें रोको। अरे मेरी नौजवान नस्ल से कहो कि खुदा के लिए अपनी खुद कुव्वत के जरिए अपनी काबिलियत से नौकरियां हासिल करो, पर्चियों पे मत करो। जब तुम इम्तिहानात में नकल नहीं करोगे और अपनी अकल का इस्तेमाल करोगे और उससे पर्चा दोगे और उससे कामयाबी हासिल करके जाओगे, तुम्हें दुनिया का कोई इदारा तुम्हें जो है ना वो तुम्हारी काबिलियत से इनकार नहीं करेगा और तुम्हें हाथों हाथ बाइज्जत तौर पर लेगा। मैं शर्मिंदा होके फिर सो गया तो लियाकत अली मेरे ख्वाब में आ गए। लियाकत अली खान, वही मुक्का हाथ में उनके, वो मुक्का मुझे दिखाया। मैं समझा मुझे मारने के लिए दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं ये मुक्का नहीं, ये पाकिस्तान है और ये सारी उंगलियां ये कौमें हैं। जम जाओ, ये मुक्का बनाओ और दिखाओ दुश्मन को कि अलग अलग रहोगे तो ताकत नहीं। मैं ठहरा पाकिस्तानी, मैं फिर सो गया सुन के। मैं सोया, अल्लामा इकबाल तशरीफ ले आए ख्वाब में। बोले तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मैं चट्टानों पे निकल गया, वहां फायरिंग हो रही थी, मैं वापस आ गया। उन्होंने कहा नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे। तो मुझे ये बात का मुझ में शऊर आया कि मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए। मेरा बसेरा मेरा मुल्क है, इसमें मुझे होना चाहिए। मुझे कसर सुल्तानी के गुंबदों में नहीं रहना है, मुझे महलों में नहीं रहना है, मुझे उन लोगों अपनी कौम के साथ रहना है। ये शऊर सिर्फ मेरे लिए आपके लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए है। पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए ये पैगाम है कि वो अपना बसेरा अपने ही मुल्क में रखें। तो ये मुल्क भी उनका है, ये ज़मीन भी उनकी है, हमें इसे संभाल के भी रखना है। हमारे जो मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं वो ऐसे मनसब पे फाइज रहे हैं और ऐसी इदारों में रहे हैं, ऐसी मिनिस्ट्रीज़ में रहे हैं जहाँ पर ये सारी बातें आती हैं। हम इन सारी बातों का जवाब उनसे भी लेंगे, गुफ्तगू में शामिल करके उन्हें। लेकिन यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। वापस आकर अपने मेहमान के साथ आपसे मिलते। कहीं मत जाइएगा, हम अभी आ रहे हैं वापस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, मैं अपने मौजूद मेहमान के बारे में आपको बताकर हमने ब्रेक लिया था और वो पसे पर्दा मौजूद हैं जिनके लिए आज हमने ये रखा है सारा माहौल गुफ्तगू का। और उनसे गुफ्तगू के लिए हमें कहीं पे भी किसी सब्जेक्ट का, किसी मौजू का हमें पाबंद नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी दस्तरस रखते हैं, इतनी गुफ्तगू, इतनी डिबेट, इतनी काबिलियत और इतना कुछ उनके पास है कि हम उनसे जिस मौजू पे चाहे बात कर सकते हैं और हम उनसे सारे मौजू पे बात करेंगे। ख़वातीन हज़रात, इस्तक़बाल कीजिएगा अपनी मोहब्बत भरी तालियों में तशरीफ़ लाएंगे जनाब मोहतरम सैयद इकबाल हैदर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ शरीफ शो में। मेरे लिए एक बड़ी रिस्पेक्टेबल मोमेंट है कि मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ और आप मेरे मेहमान हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ हमारी गुफ्तगू ऐसी हो कि इससे लोग बहुत सारी बातें सीखें भी। जो आपकी शख्सियत में बेशुमार बातें हैं, तजुर्बे हैं और अनगिनत आपके लम्हात ऐसे होंगे जो पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत के साथ गुजरे हैं। आप
कहाँ पैदा हुए? वो तो है आगरा। आगरा, जहां बना मोहब्बतों का ताजमहल। ताजमहल, बिल्कुल सही। जिस एक मर्द ने अपनी मोहब्बत की मिसाल कायम करने के लिए वहां पूरा शहर, पूरी गरीबों की बस्ती बन सकती थी, उसने एक वफातशुदा औरत का महल बनवा दिया, ताजमहल। ना, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। उस एक महल से आगरे की रौनक दोबाला हो गई, बिल्कुल, और नामो नमूद दोबाला हो गया। और फिर उससे पहले अकबर ने भी उसको अपना दारुल खिलाफा बनाया था। जी, आगरे में आगरे के बड़े बड़े एजाजात हैं। आगरे में आप पैदा हुए, ये भी मेरी आगरा में अल्ताफ हुसैन भाई पैदा हुए। आगरा ने तो दुनिया को उठा के रखा हुआ सर इस वक्त। जी, आगरा बहुत आगे चला गया है। बिल्कुल सही है। अब ताजमहल ही खड़ा हुआ, देखिए। आगरे के साथ फतेहपुर सीकरी भी है, उसकी भी अपनी तारीखी जाहिर है, आगे आ जाए तो हमारा इलाका अलीगढ़ शुरू हो जाता है। हाँ, अलीगढ़ भी है। अलीगढ़ इलाका है जिसमें तरबियत का मरकज है। मरकज है। आप उससे मुस्तफीद हुए कि नहीं? नहीं, आपको मेरी गुफ्तगू से क्या लग रहा है? अभी तक मैं तख्ती लिखता हूँ। सर, अलीगढ़ के अंदर एक काबिलियत है, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, उसको बुलंदशहर इसलिए कहते हैं कि ब्रेन से बुलंदशहर हुआ। बरनी, क्योंकि बरनी लिखा जाता है तो वो ज़हीन लोग होते हैं, पैदाइशी। अलीगढ़ के लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। वहां और दूसरे लोग डिग्रियां लेने जाते हैं, अलीगढ़ वाले नहीं लेते डिग्री। बस इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। असल में ये मिसाल जो आती है ना, वो आती है राजा परवेज अशरफ पे कि चिराग तले अंधेरा। भाई, वो तो पिंडी का शहजादा है। वो पिंडी के शहजादे हैं जो दुनिया में अंधेरा करके खुद घूम रहे हैं। जी 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 जी। और आप माशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के, साबिका अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी हैं। आप बताइए, ये जो इस वक्त वजीर कानून हैं, जो आजकल के वजीर कानून हैं, क्या आप ऐसे ही वजीर कानून आप भी थे? भाई, मैं अपना किसी से तकाबुल या मुकाबला तो कर नहीं सकता, मेरी क्या हैसियत, लेकिन मुझे इतना ज़रूर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एजाज़ दिया था। जब मैंने वज़ारत कानून से इस्तीफ़ा दिया तो अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त में इतना इजाफ़ा किया कि मुझे दोनों हाउसेस, सेनेट और नेशनल असेंबली से तहसीन के तकारीर के घंटों मुझे ये एजाज़ मिला, जिसकी लेकिन उसके बावजूद भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी, उन्होंने मुझे अपने से दूर नहीं किया। सर, एक इतनी बड़ी शख्सियत बन गए आप, और माशाल्लाह अल्लाह ने इतने मकामात दिए। वो बच्चा इकबाल हैदर कहाँ है जो पैदा हुआ 1945 में? 45 ही है ना आपके सर? जी जी, 45 में। सब कुछ बता दोगे सारी दुनिया को। तो क्या आपका कोई रिश्ता जा रहा है अभी? नहीं, रिश्ता तो नहीं जा रहा। ये अब क्या ख़वातीन मुझे बुजुर्ग भी ना समझे ना। नहीं, बुजुर्ग नहीं सर, आप बुजुर्ग नहीं है, मैं आपको कहता हूँ यंग बॉय। बॉय नहीं, यू आर अ बॉय सर। गलत फहमियों का मैं शिकार कभी नहीं हुआ। नहीं, फिर भी आप में मतलब एक मेच्योर लुक तो है ना, यहाँ तक तो आ गए ना। जी जी जी, बिल्कुल। आप रहमान मलिक से तो बड़े होंगे। नहीं भाई, वो बहुत बड़े मकाम पर हैं। नहीं, वो रहमान मलिक तो बड़े मकाम पर तो पहुँचते पहुँचते हमारे पर भी जल जाएंगे। अच्छा, रहमान मलिक से तो आप उनसे बड़े होंगे, राजा परवेज अशरफ से बड़े होंगे। नहीं उनसे बड़े नहीं भाई, मैं आम उनके पास अलादीन का चिराग है, यहाँ बत्ती गई, वहाँ आ गई, वहाँ गई, यहाँ आ गई। बिल्कुल, शुएब के घर से शादी में बत्तियां उतरवा ली। समझे कितना जुल्म है? इतना बड़ा क्रिकेटर इंडिया से एक लड़की लाया हमारी आबादी में इजाफा करने के लिए। इतनी शर्मिंदगी हुई होगी, उनकी शादी में अंधेरा कर दिया। शादी में अंधेरा करके उनकी बीवी पर क्या बुरा असर पड़ा हो। बहुत बुरा असर पड़ा। वो तो शुक्र है वो इंडिया से मोमबत्ती लाई थी अपने साथ। अक्लमंद तो है वो, वैसे इसमें कोई शक नहीं। नो डाउट, नो डाउट, बहुत अक्लमंद है वो लड़की, बड़ी जीनियस है। और उसने बहुत अच्छा फैसला किया, उसने कहा मैं दुबई में रहूंगी। उसने बहुत अच्छा फैसला किया, वो समझ गई। उसने कहा यहाँ मेरी आधी जिंदगी लालटेन में गुजर जाएगी,
इससे बेहतर ये है कि नहीं। सही और जब है। जब राजा परवेज अशरफ साहब अल्लाह करेगा कभी अल्लाह करेगा, और कभी उनके दिल में मोहब्बत आ गई कौम की, और उन्होंने इंतहाई शराफतों से, ईमानदारी से, जिस दिन उनकी 1 घंटे बत्ती गई ना जून के महीने में, वो इस्तीफा दे देंगे। मेरा दिल कहता है उनकी इस बात को। नहीं, जब वो इस्तीफा दे देंगे उसके बाद उनके घर की बत्ती भी जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब दे देंगे जाएगी, अभी नहीं जा रही। अभी तो वो वजीर है। अभी तो कहाँ है? वजीर हैं। अभी तो वो वजीर हैं, वफाकी वजीर। अच्छा सर देखिए, वो मैंने कहा वो जो इकबाल हैदर एक बच्चा शुरू हुआ 10 साल की उम्र, मैं बाकी की एज छोड़ देता हूँ, 10 साल एक ऐसा शऊर होता है जो आदमी को आ जाता है, समझ आती है, याद होती है बातें। 10 साल की क्या बातें हैं, क्या सोचता था वो बच्चा? मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे कि भाई 1946 के इलेक्शन में तू बहुत ही छोटा बच्चा था, लेकिन लाल डब्बे में वोट डालने के लिए वो मुझे अपनी गोद में लेकर गए, डाक खाने का जो लाल डब्बा होता है उसमें वोट डाला। आपको ये पता था कि इसमें वोट डालते हैं? नहीं, बस वो वहाँ अब्बा ने कहा डाल दो बेटा डाल दो। हाँ, अब्बा ने कहा। चॉइस आपकी नहीं होगी किसे डालना है। नहीं। मेरी दुआ है सर, कौम को खुदा करे वोट डालना आ जाए। नहीं, कौम को तो वोट डालना आता है, लेकिन फरिश्ते जो बीच में अपना कारगुजारी कर देते हैं, हाँ, ये जो आते हैं ना, ओहो, एजेंसी हाँ, भी तो अपने मन माने लोगों एजेंसी का भी तो दिल चाहता है हम वोट डालें। नहीं, वोट अपनी मर्जी का। अच्छा। जबरदस्ती अच्छा, वो आपका डलवा इशारा उस तरफ है जो डल जाते हैं वोट। डल जाते हैं, जो अच्छा। फरिश्ते डालते हैं। कभी किसी गेम में, किसी तफरीह में, किसी ऐसी चीज में शौक रहा आपको सर? हाँ, बहुत शौक रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल, क्रिकेट भी खेली है। अच्छा, क्रिकेट आपने खेली? यही रुक जाइए। इस वक्त जो क्रिकेट का हाल है, ये जो जमशेद दस्ती आए थे जिनकी अरे वो तो लतीफा बन गए, आप हंस रहे हैं। मुझे बताइए, ये आए, इन्होंने आकर के कितनी सख्त बातें करी, सख्त तबीयत के आदमी साबित हुए, उसके बाद डिग्री जाली निकल आई। वरना ये बंदा काम बहुत करता। काम बहुत करता, लेकिन उनका काम बिल्कुल खराब कर दिया। अल्लाह भला करे इफ्तिखार चौधरी का, ऐसा खूबसूरत जजमेंट दिया है कि सारे जाली डिग्री वालों की फारिग नफी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की तरफ इस वक्त पूरी कौम देख रही है। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि कौम बजाय हुक्मरानों की तरफ देखने के, साहिब इख्तिदार की तरफ देखने के बजाय कौम सिर्फ चीफ जस्टिस को देख रही है? ऐसा क्यों है? ये भी एक कौमी सानिया है, क्योंकि इंसाफ फराहम करना पहला फ़र्ज़ हुकूमत का होता है। पहला फ़र्ज़ कि वो इस अंदाज में हुक्मरानी करें कि लोगों के साथ इंसाफ हो और इस्तेहसाल ना हो। इस्तेहसाल ना हो। ये तो जुडिशरी को उस वक्त अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ता है जब उनके साथ नाइंसाफ़ी हो, जुल्म हो, तशद्दुद हो, महरूमी हो, इस्तेहसाल हो, तो फिर आइन के तहत जुडिशरी पर लाजिम है कि वो मज़लूम को उसका हक़ दिलाए। वाह, मजलूम को उसका हक जब तक नहीं दिलाया जाएगा इंतशार ख़त्म नहीं होगा, और जब तक हम ब्रेक नहीं लेंगे हमारा मिशन मुकम्मल नहीं होगा। ब्रेक हमारी आमदनी है, अपनी आमदनी को हम बंद नहीं कर सकते। चंद लम्हों के लिए हम इसे आमदनी की तरफ जाते हैं, भाग के वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब इकबाल हैदर साहब के साथ, और इसके साथ हम दूसरे मेहमानों को शरीक करेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ख्वातीन हज़रात, हम जब ब्रेक पे गए थे उस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमाते जनाब सैयद इकबाल हैदर साहब, और इनकी काबिलियत, इनका अंदाज़, इनकी गुफ्तगू, इनकी शख्सियत में जितने शेड हैं वो सारे के सारे ह्यूमन राइट्स से जाकर के जुड़ जाते हैं। कि इनकी जो सबसे ज़्यादा कोशिशें रही वो यही रही हैं कि इंसान को उसके हुकूक मिले, और उसको उसके बुनियादी हुकूक देने का जो फ़र्ज़ है वो हुकूमत का है। यहाँ हम गुफ्तगू का नुकता छोड़ के गए तो वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। सर,
मैंने आपसे एक बात पूछी थी बड़ी बेतकल्लुफी से कि वो इकबाल हैदर जो बच्चे थे क्या थे, जब वो इकबाल हैदर जब जवान हुए और आगरा, आप आगरा में जवान हो गए थे या नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम तो तकसीम में हिंद के फौरन बाद लाहौर आ गए थे। लाहौर में जवान हुए? लाहौर में प्राइमरी या प्री प्राइमरी तालीम की, वहाँ पे लेकिन जवानी तो अपने शहर कराची में ही है। कराची में नसीब हुई आपको? मैट्रिक यहीं से किया, ग्रेजुएशन यहीं से किया। कॉलेज कौन सा था आपका सर? कॉमर्स कॉलेज, कॉमर्स गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज। कायदे आज़म ने जिस जगह से पढ़ा है वहाँ भी आपने लॉ, वहाँ से भी आपने लॉ पढ़ा है? जी, मैं लिंकन जिन में भी, लिंकन से आप जी, रहे हैं? वहाँ पर मैं यूनियन का नायब सदर भी मुंतखब रहा हूँ। आपने कायदे आज़म को तिफले मकतब भी नहीं थे। देखा है उनको आपने? नहीं, देखा मैं तो भी? बहुत छोटा। आपने भी हमारी तरह कायदे आज़म साहब को नोट पे ही देखा है? नहीं, नोटों के अलावा बेशुमार उनके तसव्वुरात में देखा है, देखा है, उनकी उनके तहरीरों में ख्यालात देखा, में देखा है, उनके अक़वाल में उनकी देखा, तकारीर में, अक़वाल में, उनके देखा है। उनके ख्वाबों में। उन्होंने जो पाकिस्तान हमें दिया था, काश के हमें वही पाकिस्तान मिल जाए। मिल जाए। उन्होंने तो गारंटी दी थी कि मुसलमान तो कुछ पारसी भी और ईसाई से भी, रहेंगे, किसी हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। और लेकिन अल्लामा इकबाल का ये ख्वाब भी नहीं है। ये बिल्कुल नहीं। अल्लामा इकबाल का ख्वाब भी नहीं अरे है। आपके ख्वाब वो जो जवानी के ख्वाब होते हैं, रोमांटिक ख्वाब, वो आते थे आपको? हाँ, बिल्कुल आते थे। तो क्यों, रोमांस कौन आता था ख्वाब में आपके? रोमांस के बगैर तो इंसान नहीं बन सकता। नहीं जी, इंसान आखिरत में जवाब क्या देगा अगर रोमांस नहीं करेगा? नहीं करेगा तो फिर तो उसका हिसाब ही नहीं होगा ना, उसका जिंदगी का मकसद ही फौत हो जाएगा। फौत हो जाएगा, वो खुद भी एक हफ्ते में फौत हो जाएगा। हर चीज से आप अगर अपने पेशे से रोमांस नहीं करते तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते, पहुंच नहीं सकते पहुंच उस नहीं तक। सकते। तो पहला रोमांस कब हुआ था आपको? पहला रोमांस तो मुझे तालिब इल्मी के ज़माने से ही था। मिजाज तो आशिकाना था। ये कॉलेज में ही थी कोई? नहीं भाई, हाँ, कॉलेज से बाहर, मोहल्ले में? कॉलेज से पहले भी हो सकता था। ओ अच्छा, आप बचपन से ही इस लाइन पे चले गए थे। देखिए, रोमांस करना भी एक क्वालिटी है, बुराई नहीं है। बुराई नहीं, मैं बुराई समझता नहीं, मैंने तो बहुत किया है। रोमांस के बगैर एहतराम मैंने तो इश्क एजुकेशन की तरह हासिल किया है। नहीं, इसके बारे में तो अल्लामा इकबाल ने पूरी नज्म लिखी है। हाँ, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा की किताब। बेशक। और हर चीज को उन्होंने इश्क के पैमाने से नापा है। इश्क है। इश्क के बगैर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज भी ना इत्मीनान कल्ब होगा, ना सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। आप वो जिस इश्क की बात कर रहे हैं, मैं इस इश्क की बात कर रहा हूँ जो SMS से शुरू हो रहा है आजकल। भाई, अब टेक्नोलॉजी ने भी तो तरक्की की है। जापान इसमें बड़ी हेल्प कर रहा है नौजवान नस्ल की। हमारे बचपने में तो मोहल्लों में दूर दूर से खिड़कियों से देख कर होता था। बाद में आ गए थे टेलीफोन। कबूतर वगैरह भेजा आपने कभी? नहीं, इतना भी मैंने एक दफा कबूतर भेजा, वो बिल्ली खा गई। नहीं तो फिर वो बिल्ली का ऑपरेशन करा के कबूतर निकाल के फिर खत दिया दो। बड़ा लंबा काम हो गया था। बड़ी मेहनत का बड़ी। अच्छा, ये पहला इश्क जो हुआ था, इसमें कामयाबी हुई या कोई, मतलब यानी कि इसमें दिल टूटा या कुछ हौसला अफजाई हुई, क्या हुआ, कुछ हासिल हुआ? दिल तो टूटा था। दिल टूट गया, आय हाय। उसी लड़की की शादी की तंबू में कुर्सियां लगाई होंगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ? ये नौबत भी नहीं आई थी। ये नौबत नहीं, आप शादी में गए ही नहीं होंगे, बायकाट। नहीं, उस वक्त तक हम भी बहुत दूर हो चुके थे। अच्छा, आपने तो इलाका छोड़ दिया होगा ना कि दफा करो अब क्या। अच्छा सर, तू नहीं और सही, तू नहीं सही और सही और सही, आगरा ना सही, दिल है हर जाए तो अपना भी यही तौर सही। तौर सही। आपने जब शादी की जी, तो वो भी रोमांस था आपका या वो अरेंज मैरिज थी? नहीं, वो रोमांस था। रोमांस था। अभी तक तो कायम है ना, इसीलिए। शादी के बाद भी रोमांस है?
अभी तक है। इसकी तरकीब बताएं क्या है। इसकी तरकीब ये ये शादी है, के बाद जो रोमांस रह जाता है, वो तो हमारे लोगों का जो शादी के बाद रोमांस करते हैं, सब्जी तरकारी गोश्त दर्जी नहीं भाई, इसमें खत्म हो जाता है। कुव्वत बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त यानी Tolerance। औरत को बर्दाश्त करें। नहीं, औरत भी मुझे बर्दाश्त करे, औरत आपको बर्दाश्त करे, आप औरत को बर्दाश्त करें, तो वो हमारी खराबियों पर जरा नजर रखे। नहीं, थोड़ा सा चश्मपोशी कर ले और आप भी उस पर ताने इतने ना दें। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि औरत हमारी खराबियों पे जरा पर्दापोशी करे, चश्मपोशी कर ले। वो जो एक शेर गालिब ने कहा कि बेहतर है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। यानी आप चाहते हैं कभी कभी शौहर को घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दो। नहीं, ये तो फैयाजी उसने बहुत दिखाई। अच्छा, तभी तो ये जारी रही शादी। अगर कहीं वो बिल्कुल ही पकड़ कर बैठ जाए, जैसे क्या कहाँ गए थे, कहाँ थे तुम हैं? धूप में कहाँ फिरते रहते हो? जानवर को पकड़ कर रख, हर वक्त का हिसाब ले, कहाँ हो, किसके साथ हो, इस वक्त कहाँ थे, अभी देर से क्यों आए हो, आए क्यों हो? ये कभी नहीं कहा आए क्यों हो। सर, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। 2 बेटियां, 1 बेटा। एक बेटा है, तो मैरिड हैं सब माशाल्लाह। बेटियां मैरिड हैं, नाना अब्बू बन चुके हैं आप। हाँ, उनका पहली बेटी, बड़ी बेटी का बेटा तो मेरी जान है, छोटी बेटी का बेटा तो जीनियस है माशाल्लाह। माशाल्लाह, हाँ, सीरियसली बहुत जीनियस है। तो बेटे की शादी बैरिस्टर है। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी, जी हाँ, वेरी गुड। तालीम ही उसने इंग्लैंड में पाई। हमारे स्कूल तो इस काबिल है ही नहीं। हैं स्कूलिंग यहीं। अरे भाई, वो 250 रुपए देकर मैंने बच्चों को बेस्ट अंग्रेजी के स्कूलों में पढ़वाया था। 250, 5, 350। उस वक्त सर, उस वक्त भाई अब तो 300 रुपए का पेन देते स्कूल। 70 और 80 की दिहाई में ये तो अब लूट मार चली है। देखो ये जो अब तो लूट मार हो गया। एजुकेशन को इन्होंने बना लिया है बहुत बड़ा धंधा, बिजनेस। उससे तबाही आ गई। तब एक आम आदमी बेचारा अपने बच्चों को सही कैसे तालीम कैसे देगा? कैसे दे एक आम आदमी अपने बच्चों को तालीम इतनी महंगी, किताबें इतनी महंगी। प्राइवेट स्कूल्स वाले पेंसिल्स अपनी बनाते हैं, पेन अपना बनाते हैं, बुक्स अपनी बनाते हैं, हर चीज अपनी बनाते हैं, शूज बनाते हैं, पूरा यूनिफॉर्म बनाते हैं, हर चीज खुद बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं। उनकी मखसूस दुकानें हैं, वो स्कूल वाले भी हैं और ऊपर से दुकानदार भी हैं। बहुत, उसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है इनको कि कितनी फीस लें, कितने फाइन लें, कितना उनको बच्चों को। ईमान से बहुत दुख होता है कि कैसे कोई शख्स अपने बच्चों को पढ़ाए। फिर भी हमारे आम आदमी बच्चों पे बच्चे पैदा किए जाते हैं, वो भी किसी भरोसे पे कि कोई तो बच्चा पढ़ जाएगा। कोई 6 बच्चे, कोई 7, कोई तो लोग इस उम्मीद पे बच्चे पैदा कर रहे हैं कि किसी बच्चे पे तो सस्ता हो जाएगा माहौल, किसी बच्चे की पैदाइश की खुशी में शायद पेट्रोल सस्ता हो जाए, शायद किसी बच्चे का ऐसा नसीब हो कि वो बिजली लेके पैदा हो, शायद कोई बच्चा ऐसा साइंसदान पैदा हो जाए जो समंदर के अंदर कोई ऐसी चीज मिला दे जिससे पेट्रोल बन जाए और हमारा मुल्क भी जो है ना अरब बन जाए और हम पेट्रोल बेचें और हम सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों। ये ख्वाब, ये सपने आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। हकीकत यह है कि हमने एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं जहां हम रख के जा रहे हैं। वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी रही और है और रहेगी अभी और जनाब सैयद इकबाल हैदर साहब के साथ। मगर क्योंकि गुफ्तगू यहाँ आ रही थी कि हमारा जो मुल्क है उसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं और उससे पब्लिक जो है ना हर वक्त किसी न किसी जहनी इंतशार का शिकार रहती है। मगर इन सारी बातों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको रिलीफ देते हैं। वो चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आपके जहन से ये तफक्कुरात ख़त्म हो जाते हैं और आप पाकिस्तान को अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक बाग है, एक जन्नत है, उसमें बेशुमार रंग के फूल हैं, उनकी अलग अलग खुशबू है, तो वो भी हमारे मेहमान जो तशरीफ़ ला रही हैं
वो भी इन तमाम खूबसूरत इस हसीन गुलदस्ते का एक खूबसूरत फूल है जिसकी अपनी खुशबू है, अपनी पहचान है, और वो इस मट्टी की पहचान है, इस धरती की खुशबू है। और वो पाकिस्तान से बाहर बेशुमार मर्तबा गई हैं, और जहाँ गई हैं उन्होंने पाकिस्तान के नाम को बुलंद किया है। बेशुमार अवार्ड्स हैं, बेशुमार क्रेडिट्स हैं, लेकिन बात वही जो मुंह पर की जाए, सामने बैठ के की जाए, इंतहाई अदब के साथ, मेरी बड़ी मोहतरम, मेरी बिल्कुल मेरी बहनों की तरह मैं, और ये जब टेलीविज़न पे मैं उनको हमेशा अपनी बहनों की तरह कहता हूँ, और वो हैं इसी काबिल। आपकी भरपूर तालियां हमारे पाकिस्तान के चैनल का फ़क्र है। तशरीफ लाती हैं मोहतरमा बुशरा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद शरीफ शौक में आपको। थैंक यू। और जी रौनक में इजाफा हुआ है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इतनी तारीफ माशाल्लाह, होती इससे मैं- पहले आप कितने उदास बैठे हुए मैं बड़ी सिर्फ इस तन्हाई बात का में- अंदाजा लगा रहा हूँ बिल्कुल कि सही। एक सियासतदान पब्लिक के आने के साथ ही तब्दील कैसे होता है। हाँ। और मैं इतनी मैं तारीफें सियासतदान। सुन के पीछे पीछे देख रही थी कि पता नहीं किसके बारे में बातें कर रहे थे नहीं आप। नहीं, आप ही के लिए कह रहा था जी। अच्छा। आप यकीन कीजिए कि अगर मेरे बस में हो मैं पाकिस्तान के सारे अवार्ड आपको दे दूं। ओह थैंक यू सो मच। रियली इतनी अच्छी आवाज़। माशाल्लाह, आपकी सलाहियतों को तो गिना नहीं जा सकता जितनी आप में सलाहियतें हैं। एक्टर भी हैं, एक्ट्रेस हैं, आप सिंगर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। इतनी अच्छी आप मिमिक्रीज करती हैं, इतनी अच्छी होस्ट हैं आप में तो बेतहाशा। और सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी वाइफ हैं और बड़ी बहुत ही वफादार। वफादार मैं क्या कहता हूँ कि जो औरत अपने शौहर की जिंदगी में नानी बन जाए तो और समझ लो नानी बन के मान जाए कि मैं बन गई हूँ, मैं नानी हूँ। है ना भाई। और बहुत से लोग नानी दादी बन चुके होते हैं पर वो मान के नहीं देते, वो ये भी नहीं मानते। नहीं, वो नवासे पोते छुपा देती हैं। तो बच्चे भी छुपा देते हैं लोग। बच्चे छुपा देती हैं। मुझे किसी ने कहा कि मैं अपना शो करती थी अभी जो जियो पे कुछ दिन पहले तक, तो मुझे किसी ने कहा तुम हर वक्त अपने नवासों की बातें करती रहती हो, कभी तुम कहती हो मेरा ये ग्रैंडसन, कभी। मैंने कहा मेरी कौन सी फिल्में चलती हैं जो फेल हो जाएंगी। मेरा कोई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। बांग्लादेश में मेरी फिल्में चलती थी कभी, अब नहीं चलती। ठीक है। सही। अब एक बात, फिल्मों से एकदम मुझे याद आ गया। हाँ। इतना खूबसूरत चेहरा, इतना टैलेंट, इतनी अच्छी हाइट, एक मुकम्मल हीरोइन हैं आप, मगर आप वहाँ गई नहीं फिल्म इंडस्ट्री में। गो के फिल्म इंडस्ट्री आपकी दस्तरस में थी। बहुत कहा मुझे, बड़े अच्छे लोगों ने कहा। सैयद नूर भी कहते रहते हैं, अभी तक कहते हैं, जबकि मैं कहती हूँ अब तो मैं सैयद नूर तो कहते ही रहते हाँ, हैं। कि मैं आपकी आंटी बनने को तैयार हूँ। जावेद फाजिल साहब ने कहा, सुलेमान साहब ने कहा, नजरुल इस्लाम साहब ने, अच्छे लोग सब। बस वो कुछ ऐसा हुआ कि ज़िंदगी का कुछ पैटर्न इस तरह का हुआ कि फिल्म की तरफ जाना मुश्किल हो गया, और टेलीविज़न भी इसलिए कर लिया कि हस्बैंड साथ ही इस फील्ड में थे। आप की वो जो जिंदगी की शुरुआत है जिसे कहते हैं पैदा होना, तो वो कब पैदा हुई, वो कौन सा हसीन दिन कोई था? 100 को साल हो गए होंगे इस बात को शायद। अच्छा, इसमें कितना झूठ होगा? 30% होगा। कोई 50% समझ लें। 50% मतलब है कि 50 साल की हो गया। माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट बिकॉज आई हैव अचीव सो मच इन दीज 50 years यस। कि 50 साल में लोग जो हैं एक काम कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते शायद। अभी भी मैं अपने बच्चों के 10 काम खुद करती हूँ, मैं उनकी हेल्प करती हूँ, अभी मैं उनसे हेल्प नहीं लेती हूँ। बुशरा, आपने इतना काम किया, इतनी दुनिया घूमी, इतनी दुनिया, आप बहुत सारे मुल्कों में, मैं भी आपके साथ, आप गए, हम भी गए। एक बात बताइए कि आपको पाकिस्तान से बाहर जा करके क्या ऐसा नहीं लगता कि लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं उमर, अगर आपको याद हो तो हम 80s में, मैं और इकबाल अंसारी और मेरी बड़ी बेटी नरीमान, हम इमिग्रेंट हो गए थे और ग्रीन कार्ड मिल गया था हमें जाते एयरपोर्ट पे, तब इतना आसान होता था। हैं, उसी वक्त मिल गया? हाँ, वैसे प्लेट में रख के उन्होंने पकड़ा आज दिया तो था। पता नहीं क्या क्या फ्रॉड करने पड़ रहे हैं। देखे ना, अब मेरी बहन ने स्पॉन्सर किया, हम चले गए, और मैं उस वक्त भी कोई खास ज़्यादा जाना नहीं चाहती थी, बहुत रो रो के मैं गई, पता नहीं कैसे, मैं जैसे रुखसती हो रही थी, मेरा बहरहाल मैं चली गई। इकबाल का ख्याल था कि वहाँ हम रहें और वो कुछ पढ़ें और कुछ ऐसा। 2 महीने में हम वापस आ गए। क्या इकबाल साहब से पढ़ा नहीं गया वहाँ? नहीं, पढ़ा नहीं गया। नहीं, मैंने उनको कहा आप रह जाएं, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, वो सारी अट्रैक्शंस के आपको बावजूद। क्या बुरा लग रहा था अमेरिका में? बस वो उस वक्त एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता था, और वो और याद आता होगा कराची का पथराव, गाड़ियों का जलाना। उस वक्त नहीं था, 80s में नहीं था ये सब।
80s में भी जी नहीं, लालू नहीं, खेत नहीं, में हो जाता हो था गया कभी था। कभी। अच्छा शुरू वहाँ हो हम नहीं गया जाते था। थे ना लालू खेत में, इसलिए हमें नहीं मिड पता। 80s में शुरू हो चुका। हम तो लालू खेत में थे ना, हमारा तो 80 में ऐसा ही गुजरा है। लेकिन बुशरा ने तो बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया, यही सही तकाजा है। लेकिन हमारा भी तो फर्ज है कि हम अपने इस घर को इस संभालें। काबिल बनाएं कि हमारा कोई बच्चा बाहर ना दीगर ममालिक में जाने के सोचे भी नहीं। सोचे भी, सही बात है। यहाँ आपसे बात हो रही जिस वक्त रोमांस की, और आपने रोमांस में फरमाया किस किस्म का हुस्न आपको उस वक्त लगता था? उस वक्त की जो हीरोइन आपके ज़माने में थी, कौन थी आपके ज़माने में? ज़ेबा बहुत खूबसूरत थी ज़ेबा। हाँ, अभी तक हैं, और तक अभी हैं, भी हैं, बिल्कुल हैं। और स्टिल शी इज बड़ा वेरी बहुत बहुत Personality है graceful, माशाल्लाह। बड़ी personality graceful है। है। और शमी हम मारा। जलते थे मोहम्मद अली साहब से। अच्छा, ज़ेबा भाभी को आप देखते थे अली भाई के साथ जल जाते थे? हाँ, कितने खूबसूरत खातून। जल के करते क्या थे? इंटरवल में फिल्म छोड़ के चले जाते थे आप? लेकिन जलने का रिएक्शन क्या होता था आपका? वो ज़ेबा को देखने का इतना शौक था कि बर्दाश्त कर लेते थे। चलो, इस आदमी के साथ भी इनको बर्दाश्त कर लो। लेकिन वो आदमी भी क्या चीज थे, बिल्कुल थे। वो भी बड़े- एक बड़े ऐसी बा- पर्सनैलिटी थे, इतने बासलाहियत। खुबरू और और इतने- बड़ी हसीन आदमी बड़े थे हसीन अली भाई। जितनी शफकत, मैंने उनकी इतनी पैरोडीज की हैं, इतने गेटअप किए मैंने अली भाई बहुत के, आन। और उनके सामने खड़े होके किए हैं। और उस शख्स ने, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया और मुझे कहा या। कि तू मेरे जैसा बिल्कुल लगता है जब तू मेरी गेटअप करता है। कसम से मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, बड़ी ऑनर की बात है। तो ज़ेबा भाभी अच्छी लगती थी आपको? आप तो जाहिर बात है उनको पसंद करते। और भी कोई उनके बाद अगर वो उनकी फिल्म नहीं लगी हुई होती फिर कौन? अरे भाई, एक लंबी फहरिस्त है। सारे राज आज ही उगलवा लोगे, कुछ अगली दफा के लिए भी छोड़ दो। अच्छा, आपका दोबारा का भी प्रोग्राम? बुशरा, आप इतना काम कर रही हैं, इतना काम कर रही हैं, इतना अच्छा अच्छा टैलेंट। मुझे तुम्हारा एक ड्रामा भी तुमने किया था, तो मुझे बाद में पता आपने लिखा वो क्या था, बाल बाल बच गए। हाँ, आपने लिखा था? हुमायूं ने जिसमें गंजा बना था ना। वो एक खूबसूरत ड्रामा था। इतना तुमने अच्छा वो लिखा था ड्रामा, मुझे इतना पसंद आया। बस वो यासिर और ये लोग सब बड़े माशाल्लाह यंग और बड़े एक्टिंग टैलेंटेड तो लोग हैं। देखिए, बेस तो स्क्रिप्ट था ना, स्क्रिप्ट वाज वेरी नाइस, वेरी, मुझे बहुत ही मजा आया। क्यूट था ना वैसे वो, है ना, कितनी मजे की बनी हुई थी ना, वो- शेफ राहत बनी हुई थी वो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छा अच्छा ड्रामा था। Thank you. आप इतना अच्छा लिखती हैं, सीरियस ड्रामा भी लिखती हैं। हाँ, आप पहले अफ्रीका में थे ना, आपको पता नहीं मेरे 3 सीरियल बहुत हिट हो चुके हैं। नहीं नहीं, मैं बाहर बहुत बाहर रहता हूँ ना, हाँ, मुझे को नहीं रहने नहीं देखा ना, देता तभी तो यहाँ। छेड़ी हूँ अफ्रीका में थे। नहीं, मेरे सीरियल्स, एक मैंने मकान, नहीं, मैंने जो देखा ना, बहुत असल बड़ा बात serial। पता है, यकीन करें आप, अब मैं बहुत सारे काम किए, मैं भी हाँ, यही बड़े काम busy- करता रहता busy होते हूँ, जाहिर है। देखने का नहीं मिलता वक्त, know। आपको भी नहीं मिलता हाँ, होगा। सही बात है। तो मैं नहीं देखा, मगर ये क्यों मैंने देखा था तो मेरा फर्ज था मैं तारीफ नहीं, करूं। थैंक यू। एक मेरे सीरियल जियो पे मकान चला था, बहुत Serious? सीरियस सीरियल सीरियस तो आप जाहिर है इकबाल अंसारी साहब के साथ रह के हो गए। जितने नहीं, सीरियस आपको हुआ पता आदमी। नहीं है, दरअसल मैं बहुत सीरियस इंसान हूँ और आपको इस बात का अंदाजा है। आपको क्या बताना, कॉमिक काम करने वाले बहुत सीरियस लोग होते हैं, ये कोई अंदर से बड़े सीरियस होते ये बहुत ये हैं, मजाक और जो नहीं है। सीरियस होते हैं वो अंदर से सीरियस नहीं होते। वो तो फिर बहुत ही बहुत आप सीरियस होते हैं। डायरेक्ट इकबाल हैदर साहब को कह रही नहीं, है, नहीं, मैं तो नहीं कह रही। डायरेक्टली कह रही है सर आपको ये कि जो सीरियस मैं- होते हैं वो अंदर से सीरियस नहीं होते। मैं इतना भी सीरियस नहीं एक मेरा लिखा हुआ सीरियल बहुत हिट हुआ था, जिसकी माशाल्लाह 6 नॉमिनेशन थी लक्स के अंदर। आपको अवार्ड भी लक्स का मिला है? मैं लक्स में बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट सीरियल का, कुछ दिल ने कहा। कुछ दिल लगा। और वो कभी आप देखिएगा अकेले बैठकर, इकबाल भाई को दिखाया वो ड्रामा? वो उसको वॉक पे चले जाते थे। 8 बजे उनका वॉक वॉक आउट कर जाते थे, वॉक आउट कर गए ड्रामे से वॉक एक आउट। मेरा सीरियल आ रहा है जो शूट हो चुका है, अभी स्पेन में और कराची में शूट हुआ था। एक मैं आजकल लिख रही हूँ। अच्छा, जो फिल्म के हालात हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने ये हुमायूं से सबसे ये सवाल करता हूँ कि जो लोग टेलीविज़न से, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो फेम मिली है और जो रिस्पेक्ट मिली है, अगर ये लोग, ये चेहरे फिल्म बनाएं, उस फिल्म इंडस्ट्री के टिपिकल से एटमॉस्फेयर में जाके ना बनाएं, जहाँ पे ये सीरियल और सीरीज और ये इंडिपेंडेंट ड्रामास बन रहे हैं, इन्हीं जगहों पर, इन्हीं रियल स्पॉट्स के ऊपर अगर कोई मूवी बने और यही स्टार उसमें काम करें, तो क्या हम लोग नहीं अपनी बन इंडस्ट्री को सकती खड़ा है, कर सकते? बन सकती है फिल्म। और मैं जैसे ये हमारे नौजवान हैं, जामी हैं, साकिब हैं, इन लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। और अगर ऐसी कोई फिल्म बनती है तो उसमें तो मैं भी काम कर सकती हूँ, सबा भी कर सकती है, रुबीना अशरफ कर सकती है, जितने और नौजवान लोग हैं हमारे, फैसल कुरैशी, फैसल रहमान, क्या टैलेंट है ये लड़के।
और क्या आयशा खान, इतने टैलेंटेड लोग हैं, क्यों नहीं कर फैसल सकते? कुरैशी तो मुझको ऐसा लगता है जैसे शाहिद जवान होके आ गया हाँ, उनकी तरह शक्ल है कि नहीं लगता बिल्कुल अब? मगर माशाल्लाह बहुत कमाल एक्टर है वो। और फैसल रहमान, फैसल रहमान बहुत अच्छे हैं। मतलब इनके हम हुमायूं फैन सईद हैं। बहुत अच्छा है, अदनान सिद्दीकी बहुत अच्छा सब आर्टिस्ट अच्छा। है। तो माशाल्लाह ये सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा कर रहे हैं। नई लड़कियां भी बहुत सारी हैं, बहुत मतलब मैं सारी अब नाम हैं। लें ऐसा तो- होना हाँ, चाहिए। लेकिन तख्लीकी अमल की इजाज़त आपके माशरे में नहीं है। जो भी आर्ट और फ़न और फिल्मों की कामयाबी का सबसे बुनियादी है कि उसमें एक आज़ाद जहन हो, जिसमें उसे अपने काम करने पर एतमाद हो कि मेरे ये इसको नज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं कहा जाएगा, इसको इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं कहा जाएगा, इसको तौहीन अदालत के ख़िलाफ़ नहीं कहा जाएगा, इसको इखलाकी बद इखलाकी के बारे में लेकिन ना हो भी ना हो, नहीं कहा तो जब ही जाएगा अगर होगा तो। लिमिटेशन तो हर माशरे में होती होनी हैं, चाहिए, अमेरिका होनी में भी होती हैं, हॉलीवुड में भी होती हैं, लेकिन जितनी पाबंदियों का शिकार पाकिस्तान का माशरा है ना, उसमें तख्लीकी अमल या इनोवेशन या तरक्की, जहनी तरक्की मुमकिन नहीं रहती। वो आपकी हर सर- वक्त मुझे आपको कैसे- खौफ वो लगा आपकी- रहता है। बुशा कैसे खौफ लगा जो रहता है। एक्टिंग आप करते 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 अपने सिंगिंग की तरफ आ पाए? आप बहुत अच्छा गाया भी आपने, बहुत अच्छा गाया, और इतनी अच्छी अच्छी और मुश्किल सिंगर्स की आपने पैरोडीज की। और वो आदमी वही पैरोडी, हियरिंग विल बी बिलीविंग। ये जो ये बात आपने जो कही है, भाई मैं महजूज नहीं हो नहीं, सका, देखें, मुस्तफीद नहीं हुआ। देखें आप, जिंदगी मैंने में वैसे मैं गाने- महरूम मैं रहा। आपको इनकी डीवीडी घर पहुंचा दूं। मैंने गाने से ही शुरू किया था और मैं बच्चों के प्रोग्राम में गाती थी। और गाती थी, वो तो और मुझे मेरा पता है। ख्याल था 10 साल की उम्र में बच्चे बेवकूफ़ी होते हैं ना, ज़ाहिर है। मेरा ख्याल था कि मैं सिर्फ सिंगर बन जाऊंगी, शायद बनी जाऊंगी। तो वो पता थोड़ी था कि सीखे नहीं तो फिर कुछ बनता नहीं है। वो वैसे गावा लेते हैं कभी कभार, बाद में एक्टिंग वगैरह की, वाकई गाया में? पहले था। बहुत कह रहे? अच्छा गाती है ये, बहुत अच्छा। अच्छा। और मैडम नूरजहां को गाती हैं। मैडम नूरजहां के सामने मैंने उनको गाना सुना दिया एक दिन, और मुझको देखे जरा, मुझको जरा ये देखे। आपकी दिलेरी पे मैं आपको अवार्ड दूंगा। नहीं, उनकी पता है क्या मज़े की बात है कि वो इतने हज़ारों गाने गाती थी कि भूल भी जाती थी। अब वो कहीं मेरे साथ बैठी हुई थी तो मैंने कहा, "आए आपका फ़लाँ गाना बड़ा अच्छा है, वो जावे तेनू दिल दिता।" तो कहने लगी, किस तरह करके सी, किस तरह? मैं सुनाने लगी। फिर मैंने कहा, "आए आपका फ़लाना गाना बड़ा अच्छा है, जा चूठिया, किस तरह सी? अच्छा अच्छा।" मैंने कहा, वो भी सुनाने लगी। कैसे सुना है? कैसे सुनाया देखे। कब सुना है? कुछ हम भी और तो बाद सुने। में मैंने सोचा कि अच्छा, मलूज़े खातिर रखे कि मैं भी यहीं बैठा हुआ हूँ। भाई कोई सियासत सी हो रही है मुझे लग रहा है। हाँ, कोई सियासत। कुछ हम भी तो सुने। नहीं, ये आपके देखिए। पास तो डीवीडी भी है इनकी। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं। आपके पास तो इनकी पिक्चर्स भी मैं बहुत आपको- सारी होंगी। देखिए, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। मैं आशा जी के साथ बम्बई में बैठा हुआ था। आप बिलीव करें फनकार क्या होता है। उनसे मैंने कहा कि जी, गुलाम अली साहब ने आपका एक गज़लों का एल्बम जो है ना वो कंपोज किया है, तो उसमें एक जगह आपने गाया है कि जब दीवारों से धूप ढली तुम याद आए, जब फिर कागा बोला दिल के सूने आंगन आंगन में। में ये फिर लाइन, सावन रुत की पवन चली, फिर तुम याद, नासिर काज़मी साहब। ठीक याद है। आए। ये मैंने सिर्फ उनको बताया है कि आशा जी मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और जनाब उन्होंने कहा 1 मिनट ठहरे, मैं आपको गुनगुना के सुनाती हूँ। वाह। फनकार वो होता है। अभी आप चुप रहें, ये खुद कहेंगी, मैं आपको बताती हूँ। बात तो सच है। मगर बात है, रुसवाई की नहीं नहीं, क्या खूबसूरत छोटी बात बहर है। और खूबसूरत बात। हम ये नहीं कहेंगे कि दोबारा नहीं मिलना, हमें आपसे मिलना है, बार बार मिलना है। मिलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ब्रेक बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक, वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं जहां हम छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि बीच में रख के जा रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आ गए हम वापस, छोड़ के गए थे जहां, वहीं से उठा लेते हैं उस सब्जेक्ट को। बुशरा जी के पास आ जाते हैं। बुशरा, आपने अभी इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया, यानी कि एक मुश्किल कंपोजिशन थी। ये तो मसला है, मुश्किल गाने का शौक है, इसलिए तो गाती नहीं डर के मारे। गाने की समझ भी बहुत आ गई है, ये भी बहुत ख़राबी है।
समझ ना आती तो रोज गा रही होती। समझ जिसको आ जाए वो बड़ा परेशान रहता है मेरी तरह। अच्छा इकबाल भाई, तो इकबाल अंसारी हैं, जी जी जी। और अंसारी जो होते हैं वो बेहतरीन मेज़बान होते हैं। इकबाल अंसारी कैसे मेज़बान साबित हुए जब उनके घर में इतनी खूबसूरत मेहमान आई? ये तो बड़ा कोई अजीब सा सवाल हो गया, इसका मुझे जवाब इसलिए नहीं आता कि मुझे खुद ही उठ के कुछ करना पड़ गया, क्योंकि उनको तो अंडा उबालने के अलावा कुछ नहीं आता। और वैसे सच्ची बात है, उस वक्त मुझे भी चावल वगैरह ही उबालने आते थे। उन्होंने अंडा उबाला, आपने चावल, पहले दिन आपने अंडा चावल खाया। मैंने दाल उबाली, वो दाल और पानी का मेल ना हुआ, मैं रोने लगी। आपने दाल उबाली, दाल में से आवाज आई, बहन मुझे फिर ना उबालना। और फिर मैंने खरीदी किताबें और फिर उनसे मैंने खाना पकाना। फिर आपने कुकिंग सीखी। आप टोटके फोटके और टोटके जो होते थे, जिसमें एक मजे की चीज ये हुई कि मैंने भिंडी बनाई, बहुत मुझे पसंद है, और उसके ऊपर मैंने दम दिया और मैं चली गई। जैसे कि आखिर में दम देते हैं, आप लोग सब बनाते होंगे। थोड़ी देर में मैं गई तो मैंने कहा अल्लाह, इसका ढकना पता नहीं कहाँ गया। अकेली थी मैं घर में। हाय, मैंने कहा मैं तो ढकना दे के दम दे के गई हूँ, ये ढकना किधर गया? पता चला मैंने प्लास्टिक की प्लेट से दम दे दिया था उसको। और भिंडी में सफेद सफेद शोरबा तैर रहा था। आपने भिंडी को दम दिया, भिंडी ने दम ही दे दिया। दम दे दिया। तो सोच रही कि अल्लाह क्या हो गया, मैंने तो खुद ढकना दिया अपने हाथ से। अल्लाह जानता है मैं ढकना दे के गई, पर ये नहीं पता था। अच्छा, इस किस्म के कितने ढकने उड़ा चुकी हैं आप? ढकना तो एक उड़ाया था, और एक दफा मुझे ये पता चला उन दिनों में कि मछली जो है उसकी बू निकालने के लिए नमक लगाते हैं। अच्छा। तो नमक रात से लगाना शुरू किया, रात से नमक लगा लगा के सुबह तक मछली धो 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 के उसमें से मेंढक निकल आया मछली में। नहीं, मछली बेचारी जो भी थी उसमें इतना नमक। उसके बाद फिर खाना पकाया तो फिर अच्छी तरह नमक भी डाला। और इकबाल के कोई दोस्त आ रहे थे, उनको खाने भी बुलाया हुआ था, और मैंने कहा आज मैंने मछली बनाई है। उनके तो मुंह में मछली गई, वो बस वो इस तरह की चीजें हुई। वो समंदर की तरफ भाग गए होंगे। ओहो, क्या मछली होगी वो। बस उसके किसी दिन ये वाले इकबाल भाई की भी खिलाए, इनको भी खिलाए। जी जी। नहीं, मैं इनको अब जब पकाऊंगी तो ये नहीं भागेंगे कहीं। अब मुझे सब कुछ आता है। अब सब आ गया माशाल्लाह। और मैं शुरू के दिन होते शायद। मैंने कहा मेजबान कैसे, नखरे उठाने वाले चौर क्या। वो देखे चिड़िया वो रही। अरे गई। अच्छा, चिड़िया वो रही, उड़ गई। अच्छी लग रही है टाई, कहाँ से ली, किसने दी थी? वेरी गुड। आप भी पूछ लें। अरे मेरी तो बहन है। झुमके कहाँ से आए, ये मेरे कपड़े किसने दिए? और आपने बदनाम भी देखी है इसका मतलब। देखिए आपने बदनाम भी देखी आपने। चुप, ये इरोज में लगी थी। हाँ, है ना? सिनेमा का भी पता है इनको पता, इरोज में लगी। इन्होंने वहीं देखी है। मैंने वहीं देखी है। मैजेस्टिक भी होता, मैजेस्टिक में था इरोज, आपने वहीं देखी ना बदनाम? जुबली भी था। अडो, कहाँ से लाई हो ये झुमका? आपने वो कहा। लेकिन मेरी क्योंकि ये बहन है ना, मैं इनसे पूछ नहीं सकता ये चीज कहाँ से लाई। मुझे तो पता है। नहीं, कपड़े पूछ ले, मेरे बड़े अच्छे कपड़े, मतलब मैं बता सकती हूँ। बड़े प्यारे जी शुक्रिया। ये मेरी दोस्त है सफीना बहरोज की बेगम, वो हमारी सबकी बहू, हम उससे कपड़े बनवाते हैं, बहुत अच्छी डिजाइनर है। फ्री बनाती हो? नहीं, फिर काहे की बहू? नहीं, वो तो मेरा जो दिल चाहता है। जो दे दिया। हाँ, मगर वो मांगती थोड़ी है वैसे। अब वो मांगती नहीं है, बस बिल भेज देती है। उसके साथ बस या बहरोज को भेज देती हो? कह देती हूँ, हाँ बहरोज को। मैंने कहा, और एक दिन उसने कपड़े लेट के, मैंने कहा मैं तुझे बहरोज से पिटवा दूंगी किसी दिन, जल्दी बना ले दे। डरा देती हूँ मैं उसको। बहरोज का बड़ा रोब है। बहरोज का घर में बहुत रौब है। हाँ, घर में भी, हमारे पे रोब डालता है तो उसमें नहीं डालता होगा। शादी वाले दिन तो कोई तोहफा दिया होगा मेरे दूल्हा भाई ने। अल्लाह, 50 साल पुरानी बात पूछते हैं आप। आपके ओहो से मुझे लगा उन्होंने कोई उधार ना ले लिया हो आपसे। देखिए, वो इस किस्म के छिछोरपन पे बिलीव नहीं करते। अच्छा, ये छिचोरपन है, तोहफा देना। उनके मुताबिक यानी कि सालगिरह तो बहुत बड़ा छिचोरापन हुआ। ये सब चीजें छिछोरपन में आती हैं, वो ग्रेस से चलते हैं अपनी। ग्रेस, खामोशी, कोई किससे कुछ ना मांगे, चुप रहो, बत्तियां भंग कर दो, मोमबत्तियां जला लो और नारे लगाओ, राजा परवेज अशरफ जिंदाबाद। इतनी पब्लिसिटी आप उनको ना दें। आप जितनी पब्लिसिटी उनको दे रहे हैं ना, वो अगले महीने की 22 तारीख को उतरे पड़े होंगे वो। उतरे पड़े। बल्कि अगले महीने क्या, कल दोपहर का पता नहीं उनका, किसी का पता नहीं। इस वक्त तो आधे घंटे का मिनिस्टर है कोई ना कोई, हमें क्या पता। कहीं क्या पता कल को डाक के महकमे में लगे हुए हैं, आप उनको छेड़े जा रहे हैं।
अगर वो डाक में लग गए ना, आप किसी की मौत का खत लिखेंगे, वो दोबारा जिंदा हो जाएगा जब पहुंचेगा वो। बस। अच्छा ये बताइए, आपका स्टार टॉरस से मुझे जो पता लगा, तो ये तो नहीं पूछूंगा पैदा कौन से सन में हुई थी, इनका पूछा ये 1945 में हुए हैं। फिर बता रहे हो? नहीं सर, ये तो किताबों में माशरती रूम में छुपा हुआ है। मैं कहाँ से छुपाऊंगा इस बात को। ये जो हैं 1945, आप इनके कितने महीने बाद? कोई 2-4 घंटे का फर्क होगा, मुझे ही पहले कर लिया आप। मैं शायद 19 नहीं, कितने घंटे, कितने हजार घंटे? असल में मसला ये है 1 लाख घंटे। जैसे हमारी एक बहुत पुरानी कुलीग है, वो कहती थी कि वो खबरें पढ़ती थी, कभी बड़ी प्यारी सी थी। वो कहती थी हम तो 12 साल के थे जब हम टीवी पे आए थे, छोटी उम्र की थी। यानी जब खबरें पढ़ती थी तो वो उनका 12 साल की इतनी सी बच्ची की खबर का कोई एतबार भी नहीं करता होगा। झूठ बात बोल ये है रही कि है। मैं अब मैं अपनी उम्र का क्या जिक्र करूं, ये कलियां देखने वालों को पता होगा। 32 साल पहले अगर मैं खड़ी थी तो अच्छा, 9 साल की तो एक मुझे बड़ा अच्छा मेरे ध्यान में एक सवाल आया। हाँ। यार आपने इतनी आपने होस्टिंग की है, बड़े अच्छे अच्छे लाइव शोज आपने किए हैं और सब। ये जो आजकल मॉर्निंग शोज में एक झगड़ा पड़ा हुआ है, ओए हो, देखो इनका भी ओ निकल गया। इसका मतलब है आप मॉर्निंग शो भी नहीं छोड़ रहे। यार ये मॉर्निंग तो शो के आप उसके मुकाबले बाद के बारे में एक मिनट मैं पिछले पहर रात को जरूर देखा है। आप मॉर्निंग शो भी रात में देखते हैं? चले रात में आप देखते हैं, रात में देखने का एक अलग ही लुत्फ है। अच्छा ये बताइए कि जब आप रात में मॉर्निंग शो देखते हैं, कौन सी एंकर्स में जो आजकल एक कंपटीशन चल रहा है, सुबह ही सुबह कौन क्या बन के आ जाए, अल्लाह ही जानता है क्या होगा हर सुबह। आप इस दौड़ में कहीं नजर नहीं आ रही। नहीं नहीं मैं भाई, इस दौड़ में खुदा ना शामिल नहीं करे। होना चाहती। वहाँ देखे मेरे लिए कितनी अच्छी दुआएं ये मांग रहे हैं। इनके जवाब आप देंगे? मैं पहले से ही मेरे लिए अच्छी दुआएं अपनी मांग रहे हैं। नेक नियति बिल्कुल नहीं, मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहती। एक तो वो एक और तरह का सिलसिला चल गया, आपने खुद ही कहा कि वो एक दौड़ है और उसके अंदर सुबह सुबह 7 बजे उठ के भागना, और मेरी ज़िंदगी को मैं इस वक्त बर्बादी की तरफ नहीं ले जा सकती। एट दिस स्टेज आई थिंक एट दिस स्टेज आई डोंट नीड टू डू दैट। वो उन लड़कियां हैं, उनका भी करियर शुरू हुआ है, उनकी लाइफ अच्छा, शुरू आर हुई यू है। श्योर कि वो लड़की है? मतलब जाहिर है एक यंगर जनरेशन तो है ना। नहीं, उनमें यंगर, उनमें कई अम्माएं भी हैं। नहीं हमसे वो अम्मा होने से क्या होता है? सारी अम्माएं हैं। मैं 21 साल की उम्र में 22 साल की उम्र में बच्चों की अम्मा बन गई थी, इससे क्या होता है? अम्मा बनना कोई देर नहीं लगती बंदे को। ये तो आपका सलीका है ना। ये आपका वस्फ भी है। ये तो सलीका है कि अभी तक नौजवान लगती है। शुक्रिया बहुत बहुत। चलो किसी इकबाल ने तो तारीफ की। मैं तो वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। वाह, बहुत अच्छा जवाब दिया और बड़ा दिल से जवाब आया कि चलो किसी इकबाल ने तो तारीफ की। मेरे बस में होता मैं अल्लामा इकबाल साहब की तारीफ करा। बहुत ही ज्यादा उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। एक शो जब कामयाब हो जाता है तो लोग कोशिश करते हैं उसको। आपने 100 शोज किए उसके, जी, आपका ब्रंच। जो प्रोग्राम चल रहा था जी, ब्रंच विद बुशरा। ब्रंच विद बुशरा, तो लोग तो उसको एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करके फिर उसको आगे लेकर के चलते हैं। आपने उसे क्यों रोका, क्यों है, क्या वजह क्या है? बता दो, व्यूअर्स को देखना चाहते हैं। हाँ मैंने खुद ही बंद किया है वैसे, लेकिन मुझे लगा कि 100 के बाद एक जगह आती है जहाँ आप स्टेल होने लगते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो चलाते रहें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा था कि इसको बंद करें। मुझे लगा कि मुझे कुछ थोड़े दिनों के बाद रिफ़्रेश होकर दोबारा से कुछ करना चाहिए, और 100 की सेलिब्रेशन भी हमने एस सुलेमान साहब को ट्रिब्यूट दे के की। मैंने देखा तो। और मेरा ख्याल ये कि एक हेल्दी एटीट्यूड है, ये नहीं कि आप एक चीज़ को चिपक के बैठ जाएं और थोड़े दिनों में लोग ही उकता जाएं उससे। मुझे ये पता है कि आप भी कोई 5 साल तक ये शो चलाने वाले नहीं हैं, आप थोड़े दिनों बाद ब्रेक लेके फिर आएंगे, और वो हम लोगों के लिए इस वक्त अच्छा, ये प्रोग्राम बता रही मुझे? मैंने बता दिया आपको, मैंने 5 साल नहीं चलाना। अच्छा मैंने अच्छा, मना कर ठीक दिया। ठीक ठीक, सही है। समझ आ गई ना? 2.5 साल तो चला लूं। मैंने 2.5 साल चलाया। नहीं, नीलाम घर नहीं बनना। नहीं मैंने 2.5 साल चलाया है, और 2.5 साल में 100 एपिसोड मेरे ख्याल है मैक्सिमम। मैंने पर्सनैलिटीज़ जितनी मैं चाहती थी कवर करना, 80% नहीं तो 70% तो मैंने की हैं। और फिर जाहिर है कि 100 के बाद मैं थोड़ी सी हटना चाह रही थी इससे। कुछ दिन बाद फिर कुछ और कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आप जब भी करेंगी बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको लोग देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं लोग, और आना भी उसी को चाहिए मीडिया के ऊपर जिसे लोग देखना चाहते हैं।
ये जो ज़बरदस्ती लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, ज़बरदस्ती से मुराद ये होती है कि आना है जी मैंने टीवी में हर हालत में। देखें, आपने और हमने इतना इन्वेस्ट कर लिया अल्लाह के फजल से कि अगर हम हर रोज़ ना भी आए तो हमें लोग भूलने वाले नहीं हैं। नहीं, कुछ लोग तो इतने हैं कि आपका टीवी बंद हो उसमें भी आ जाते हैं। इतने जालिम लोग हैं। सर, आखिरी बातों में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस वक्त हालात हादरा को देखते हुए? पब्लिक चिल्ला रही है, महंगाई है, करप्शन है, दुहाई है, बिजली नहीं, नौकरी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ नहीं, सिक्योरिटी नहीं, बेचैनियाँ, हड़तालें, ये हंगामे, जलाओ घिराओ। इस सिचुएशन में कहाँ पर हम तालीम को मेंटेन कर सकेंगे, कहाँ हम हेल्थ के अंदर कोई काम कर सकेंगे? आप कुछ चंद लफ्ज़ों में बताना पसंद फरमाएंगे? कौम को कोई डायरेक्शन देंगे, आप क्या करना चाहिए? मैं एक लफ्ज़ में कहूँगा, अदल कायम करो माशरे में। और अदल से मुराद सिर्फ अदालती अदल की नहीं है। अदल, हकीकी अदल जो अदल वो है जिसमें के तमाम तबकात के और तमाम इलाक़ों के हुकूक और रंग व नस्ल से बालातर होकर सब अपने हुकूक को महफूज करें, उन्हें हर एक को हुकूक मिले। बहुत खूबसूरत बात, हर एक को हुकूक मिले, तहफ़्फ़ुज़ हो, उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो। एक मैसेज आप मेरी पसंद से भी दे दीजिए। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक पैगाम दे दीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि आप उनके बहुत अहम रहनुमा रह चुके हैं और आपकी बड़ी वैल्यू है, आपकी बात में बहुत वज़न है। एज अ सीनियर कलीग आप क्या समझते हैं अपनी पार्टी के लोगों को? आप कोई एक एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस दे सकते हैं या देना चाहते हैं? सिर्फ दो बातें कि मोहतरमा शहीद के कातलों को की गिरफ़्तारी को यकीनी बनाएं और मोहतरमा की तरजीहात, पॉलिसी, सोशल जस्टिस और इम्तियाजी सलूक से पाक माशरा और इंसाफ पर मबनी और अपने मेहनत कशों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का जो अज़्म था, जो अवामी जमहूरियत का उनका मिशन था, उसको पीपल्स पार्टी पूरा कर। सबको हुकूक मिले, बलूचिस्तान को उसके हुकूक देने चाहिए और ज़्यादा देने चाहिए। उनको उनके साथ जाती हुई खैबर पख्तूनख्वा जो हमारा नया नाम रखा गया, उनको उनके हुकूक मिले, वहाँ पर सुकून दें, वहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, सिंध के लोगों को दें, तहफ़्फ़ुज़ दें, नौकरियाँ दें, पंजाब के लोगों को दें, नौकरियाँ दें, तहफ़्फ़ुज़ दें, बिजली दें, पानी दें, तालीम दें, सेहत दें, रोज़गार दें, और मीटर के हिसाब से पैसे लें, ये भी करें। बिल्कुल सही बात। और मीटर के हिसाब से पैसे लें, लें। ये नहीं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर पैसे ले रहे हैं। नहीं, जिसने जितना कमाया उतना दे, उतना उससे वसूल करो। अभी एक बिल आया, उसमें मेरे बिल के अंदर धूप का टैक्स भी है कि जी आपके कपड़े सूखते हैं, ये को आपने मुफ्त अंधी मचाई हुई अब अल्लाह रहम करे, देखिए बाकी लोगों को आता है। बिल्कुल। बुशरा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस बिल्कुल यही सब कुछ कहना चाहूँगी जो आप दोनों कह रहे हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी शहरी हम होने की दोनों पे हैसियत- इल्ज़ाम मत लगाओ ना, आप दोनों कह रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल जो हमारी इस वक्त की गवर्नमेंट है, उनको मैं चाहिए कि वो जितनी उनसे लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी पार्टी से लोगों को जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही हैं और उनको पूरी करनी चाहिए। और बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं पाकिस्तानियों की, उन पर ज़रूर गौर करें। पाकिस्तान के लोगों की जो उम्मीदें हुकूमत से हैं, उन्हें हुकूमत को पूरा करना चाहिए। और वो एक मैंडेट लेकर आए हैं, उन वोट लेकर के आए हैं, जिन लोगों से उन्होंने वोट लिए हैं, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उन अहकामात का, उन चीज़ों का जो उनसे वादे किए गए हैं। पाकिस्तान की कौम एक बेहतरीन कौम है जो हर मरतबा इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पर आती है, अपना वोट डालती है और फिर इंतज़ार करती है। आज भी आवाम जो है वो इंतज़ार कर रही है। सब पूरा पाकिस्तान देख रहा है चीफ जस्टिस साहब की तरफ, और चीफ जस्टिस साहब के बाद वो देख रहा है हुकूमतों की तरफ। और हुकूमत से मेरी इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी आवाम पे रहम करें, कुछ करें ना करें, बिजली, पानी और महंगाई को किसी तरह कंट्रोल कर दें, शहरों में अमन कायम कर दें। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे काबिल कदर मेहमानों के साथ मुझे बैठने का मौका मिला। सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बड़ी खुशी हुई आपके प्रोग्राम पर। मैं तो समझता था कि ये मुकम्मल मज़ाहिया प्रोग्राम होगा, लेकिन यहाँ तो
बड़ी बड़े काम की संजीदा बातें भी हुई हैं। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सो मुबारक हो। थैंक यू Thank you, थैंक thank यू you, thank you. बहना, सदा घर में खुश रहना और दुल्हा भाई को मेरा सलाम कहना। जरूर अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।